बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इख्तिलाफी नो डॉक्टर बाबर अवान के साथ मैं हूं फरवत मलिक। डॉक्टर साहब, कुछ अहम मौज़ूआत हैं, कुछ खबरें हैं, टॉपिक्स हैं जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारा सेगमेंट क्या हुआ तेरा वादा भी आज प्रोग्राम में शामिल है। आज एक खसूसी नज़म भी होगी एक खसूसी शख्सियत के हवाले से, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। इनके कुछ मुतालबात हैं, खा वो इनके अपने अंदरूनी स्ट्रक्चर के हवाले से हों, इनके इंतखाबात के हवाले से हों, या पाकिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबे उनमें इनको एतमाद नहीं लिया जाए, इस हवाले से हों, तो आप क्या समझते हैं कि इनको इस कौमी धारे में लाने के हवाले से इनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को, इन मुतालबात को हुकूमत एड्रेस करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आज इतवार है और वीकेंड का आखिरी दिन, उस एतबार से हम हमेशा एक गैर सियासी टॉपिक उठाते हैं। जो आपने टॉपिक उठाया वो यकीनन गैर सियासी है, लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ उसका ताल्लुक़ है। और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आज एक सोशल गैदरिंग थी, जिसमें कुछ एडिटर्स भी आए हुए थे, मुझे भी उन्होंने बुलाया, कुछ और इम्पॉर्टेंट लोग थे जो मैटर करते हैं डिसीजन मेकिंग में। उन्होंने वहाँ पे 3-4 बातें उठाई। और हमने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, जो नॉर्दर्न कमांड के एक थे सोल्जर, उन्होंने जो कहा कि चीन हमारा दोस्त है, लेकिन चीन सबसे पहले चीनी है और उसके बाद वो कारोबारी हैं और उसके बाद हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो सी पैक के हवाले से इनके 2-3 तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहला तहफ़्फ़ुज़ तो ये था कि इनके साथ गवर्नमेंट इनको ऑन बोर्ड नहीं कर रही। ऑन बोर्ड इसलिए इनको करना चाहिए कि आज सी पैक के हवाले से वो जो पिछली दफ़ा हमने दिखाई थी वीडियो, उसमें ये कहा गया था कि अगर हमने कोई बामानी मुआहदे चाइना के साथ ना किए, ये जो सी पैक है उसका फिर फ़ायदा पाकिस्तान को सिर्फ इतना होगा कि हम उनके जो ट्रक गुजरेंगे $1 ट्रिलियन का, यहाँ से बिजनेस लेके पाकिस्तान से, हम उनके ट्रकों को पंक्चर लगाया करेंगे और या उनको हम थड़ा होटल पे खाना खिलाएंगे। दूसरा इनका जो इशू था वो ये था कि इसमें ताजरों को इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ है कि जो वहाँ पे स्पेशल एरियाज बनेंगे, ट्रेड एरियाज बनेंगे, उनमें क्या पाकिस्तान के ताजरों को, पाकिस्तान की तजारत को उसका कोई शेयर मिलेगा, ये स्टेक होल्डर होंगे। और तीसरा इनका एक जायज़ बात है, मैं समझता हूँ इसको मैं पार्लियामेंट में भी लेके जाऊँगा, कि सारी सियासी जमातें इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, जिस तरह बार एसोसिएशन नुमाइंदगी करती है वकीलों की, जिस तरह ट्रेड यूनियन नुमाइंदगी करती है मजदूर की, उसी तरीके से ये जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये नुमाइंदगी करती है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लोगों की, पाकिस्तान की तजारत के लोगों की। तो इन लोगों का जो इलेक्शन है वो एक डीजी साहब ही सारा कुछ इनका चलाते रहते हैं एक इदारे में, तो वो 1 साल के लिए, जो बहुत कम है। और यहाँ दलील, वहाँ एक ताजर ने बड़ी दिलचस्प दी, उसने कहा कि नवाज शरीफ साहब 35 साल से इक़्तिदार में हैं और उनको तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला। वो कहते हैं जी अरसा बड़ा कम है, तो इनका अरसा भी अगर 2 साल कर दिया जाए जिसमें ये इलेक्शन करके, वो कहते हैं कि साल तो हमें समझने में लग जाता है। सारे जितने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से आप एक दिन कोयटा जाएंगे, अगले दिन आप सिबी में होंगे, फिर आप पेशावर जाएंगे, वहाँ से आपको बन्नू जाना पड़ेगा, सीधे आपको फैसलाबाद बुलाएगा, वहाँ से आप चले जाएंगे मुल्तान और वहाँ से सखर जाएंगे। तो ये जेन्युइन बातें हैं। मेरा ख्याल ये है कि जो कॉमर्स की वजारत है वो इनके साथ मीटिंग करे, और सी पैक में इनका पॉइंट ऑफ व्यू आना इसलिए ज़रूरी है कि जो दोस्त ताजर हैं हुकूमत के, वज़ीर आज़म के हो गए या खादिम आला, जिनके बारे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि उनको अब पता लगा इतना अरसा इनसे दोस्ती चलाने और हुकूमत में शरीक रहने के बाद कि घर के ही खादिम आला हैं, तो थोड़ा सा ताजरों की तरफ भी ये ध्यान कर लें। उन्होंने खसूसी बिल का हवाला दिया ना, जो ख्वातीन के हकूक के हवाले से आया है, वो बिल्कुल ठीक है। आपने ख्वातीन की नुमाइंदगी कर दी, मौलाना साहब से भी दिलचस्प, बिलावल ने भी कहा कि ये शोबाज बिल है। और फिर मौलाना साहब ने एक ये भी आज ऐलान किया, कहते हैं कि मैं मर्दों के, शोहरों के बल्कि हुकूक की मैं मुहिम शुरू करने वाला हूं, और वो मूवमेंट चलाने लगे। तो उनसे ये भी सवाल किया जा सकता है किसी खातून की तरफ से कि आपको घर में क्या क्या शिकायत है जिसकी वजह से आप तहरीक चलाने पे मजबूर हुए। बिल्कुल ठीक। और डॉक्टर साहब, आपके ख्याल से फिर वाकई इस तरह से, क्योंकि ताजिर दोस्त हुकूमत तो इसको, इस मौजूदा हुकूमत को कहा जाता था, तो इस पर शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अगला भी हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत में 1-2 नई डेवलपमेंट्स हैं, उनके ऊपर हम जाना चाहेंगे। लेकिन देखिए, ताजर हुकूमत ये यकीनन है अपनी तजारत के लिए, और ताजर दोस्त हुकूमत है अपने दोस्त ताजरों के लिए। उससे हट के
पाकिस्तान के ताजर आपको पता है सड़कों पे हैं, कभी वो 3% के हवाले से, कभी जीएसटी के हवाले से, कभी कुछ ना मिलना बिजली की सूरत में उसके हवाले से, कभी जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसके हवाले से, कभी ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद के हवाले से, मुसलसल वो सरापा एहतजाज ही है और कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि उनके मसाइल को जो है जी बिल्कुल कि उनको एड्रेस किया जाए। डॉक्टर साहब, भारत जो क्या मुतादिर बार वहाँ पर होने वाली इंतहा पसंदी तो डिस्कस करते रहते हैं, किस तरह से उसकी सबसे बड़ी जमहूरियत होने का वो दावेदार है, लेकिन मकरू चेहरा उसका बारहा हमारे सामने आ चुका है। मगरबी बंगाल में वहाँ पर मुसलमानों की बड़ी हालत जार है, किस तरह से वहाँ पर मुसलमान रहते हैं, कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है उनका वहां पर। क्या आप देख रहे हैं वहां पर कौन वहां उस सूरत हाल को देखेगा? क्या भारत को कोई एहसास दिलाने वाला है? अच्छा जी, ये जो मगरबी बंगाल है ना, जब ये मुत्तहिदा बंगाल होता था तो 30s में तकसीम बंगाल से थोड़ा सा पहले साहिर लुधियानवी ने जो कहत था बंगाल का, उसके ऊपर बहुत दिल में उतर जाने वाले एक डॉक्ट्राइन नुमा शायरी पेश की थी। वो सोशलिस्ट थे और उन्होंने मुसावात और सरमायादारी ये सारी चीजें उसमें डिस्कस की। वो मुझे कोई शेर याद आ गया तो वो मैं भी आपको सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले भारत के अंदर ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है एशिया में। ये तारीख के तालिब इल्मों और अपनी यूथ को मैं बताना चाहता हूं खास तौर पे कि एशिया में कुछ ऐसे अदालती कत्ल हुए हैं जिनको सारे फरीक अदालती कत्ल कहते हैं, किसी ने उनको फैसला नहीं माना। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो क़याम पाकिस्तान से पहले जो हमारे एक 27 साल जड़ांवाला से उनका ताल्लुक था भगत सिंह, उनको फांसी दी गई और लाहौर की जेल के अंदर फांसी दी गई, शादमान में उनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह 27 साल एक नौजवान थे ऐसे जिनके अदालती कत्ल के ऊपर किसी वकील ने लाहौर में दरखास्त भी दी हुई है कि उसको रीओपन किया जाए और उसको रिविजिट किया जाए। वो पहला अदालती कत्ल था। उसके बाद जो पाकिस्तान के आइन बनाने वाले, पाकिस्तान की आइन साज असेंबली से मुंतखब होने वाले और पाकिस्तान में 1 मैन 1 वोट के जरिए बरसर इक़्तिदार आने वाले कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद वज़ीर आज़म थे, उनको अदालती तौर पे कत्ल किया गया और उस कत्ल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए मैं वफाकी वज़ीर कानून था, मैंने इंसाफ की बालादस्ती के लिए वजारत इंसाफ छोड़ी, लेकिन वो मुकदमा अभी तक पेंडिंग है, उसका फैसला नहीं किया जा सका। तीसरा अदनान मेंदरेस का जो कत्ल था तुर्की के अंदर, वो वजीर आजम थे वहां, उसको भी कत्ल कहा जा रहा है इसी तरह का। और चौथा अफजल गुरु, उसका अदालती कत्ल हुआ 3 साल पहले 2001 में उनका ट्रायल हुआ और 2013 में उनको फिर सजाए मौत दी गई। इफ आई एम करेक्ट, 2001 और 2013 उनको सजाए मौत दी गई। तो यहां पे मैं एक और जो तारीख की गलती है उसकी मैं इस्लाह कर दूं। तारीख की गलती यह है कि भारत को कहा जाता है कि वहां पे बड़ा इंसाफ होता है। वहां की अदालत ने जो फैसला किया उसके बारे में अब हमने तो पिछले साल ही और 2 साल मुसलसल इसके ऊपर कहा कि यह अदालती कत्ल है। आज जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे उन्होंने तस्लीम कर लिया भारत के अंदर कि ये जो अफजल गुरु की फांसी थी ये अदालती कत्ल था। उन्होंने 4 बातें कही, उन चारों बातों की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन एक बुनियादी बात जो मैं सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि फैसले में जो लिखा हुआ है वो परेशान कर देने के लिए मेरे जैसा जो कानून का तालिब इल्म है या मेरे जैसा जिसने 4 अशरे वकालत में गुजारे हैं या गुजार रहा हूं, हम तो वी लिव इन द लॉ एंड वी फाइट फॉर द लॉ एंड वी डाई फॉर द लॉ। हम खड़े होते हैं, हर तरह की कुर्बानी देते हैं उसके लिए। मैं हैरान इस बात पे हूं, हिंदुस्तान के सारे वकीलों ने भी उसको मुस्तरद किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा या इलाका। और वो जजेस किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे अगर वो जिंदा हैं, और अगर मर गए तो किस तरीके से सामना करने के बालके अर्दो समा का, जहां उनकी पेशी और उनका हिसाब होना ही होना है। कि वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक ओपिनियन को राजी करने के लिए हमने अफजल गुरु को फांसी देने का फैसला किया है। और फिर वो जो जमहूरियत है जिसके यहां पे जो बैठे हुए हैं उसके नुमाइंदे, वो हमेशा कहते हैं देखें ना जी हिंदुस्तान की मिसाल आप देने, तो मैं आज हिंदुस्तान की मिसाल देता हूं ना। तो वो जमहूरियत उसको आप कहेंगे कि जिसकी आला तरीन अदालत जो एपेक्स कोर्ट है, जो इवेंचुअली जिसके बाद कोई अपील सिवाय सदर के पास जो फॉर्मल सी अपील होती है और उसके बाद अल्लाह मियां के पास ही अपील हो सकती है, किसी की जिंदगी बचाने के लिए कोई अपील नहीं की जा सकती। और फिर यह गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला इस एतबार से था कि अगर आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंटरनेशनल चार्टर है उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि किसी आदमी को भी जिंदगी के हक से
और आजादी के हक से महरूम ना किया जाए, सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, मासवाए इसके कि कानून के सारे तकाजे पूरे किए जाएं। तो चिदंबरम साहब हैं जी वजीर दाखिला, इन्होंने ये एतराफ किया है। पहली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अफजल गुरु के मुकदमे में इंसाफ के और कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए। दूसरा उन्होंने कहा कि अफजल गुरु की फांसी गलत है। मैं यहां पे एक सवाल उठाना चाहता हूं पूरी कौम के सामने और पूरी दुनिया जहां जहां इख्तिलाफी नोट देखा जाता है सब जगह मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स गलत रिपोर्ट कर दे किसी मुकदमे की तो 182 में कलंदरा बनता है और उसको सजा हो जाती है कि तुमने झूठ बोला। अगर कोई शख्स गवाह हो, वो अदालत के अंदर जाके गवाही दे गलत, तो उसको परजरी में पकड़ लिया जाता है और कहा जाता है 476 सीआरपीसी और 193 पाकिस्तान पीनल कोड, और उसको कहा जाता है कि इस आदमी ने गलत काम किया, देखें इसने अदालत में आके गलत बयान दे दिया, उसको भी सजा दी जाती है। बिल्कुल। और अगर कोई तफ्तीशी, पाकिस्तान के अंदर भी कानून मौजूद है, किसी जगह कोई शहादत छुपाए या किसी मुल्जिम को बचाए या किसी मुल्जिम को भगाए या किसी मुल्जिम को गलत चालान करवाए, तो उसको भी सजा दी जाती है कि देखिए इसने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करने दिए। तो क्या एक ही आसमानी मखलूक बाकी रह जाती है जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने कलम दिया हुआ है, कुदरत ने या चांस ने या लोगों की किसी जगह बदकिस्मती ने उनके हाथ में कलम दे दिया होता है और वो बैठे होते हैं फैसला लिखने के लिए, उनका कोई एहतसाब नहीं होता। इंसाफ के इदारे, पूरी दुनिया का यही हाल है, एहतसाब के इदारे मौजूद हैं, लेकिन सिवाय उस जगह के जिसको आप सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं, अमेरिका, वहां पे जजों की इंपीचमेंट हुई है, बाकी किसी जगह लोग जो अपना कभी कोई बरादरी फंस भी जाए तो यूं उसको निकाल के बाहर रख देते हैं, कहते हैं ये लो भाई तुम्हारा हक था, हमने आज अदा कर दिया। मैं ये समझता हूं कि जो चिदंबरम ने सवालात उठाए उनमें से पहला सवाल यही पैदा होता है कि अगर उस निजाम में जिसमें मजलूम भी अगर गलत साबित कर दिया जाए तो वो सजा के काबिल है, तफ्तीशी भी सजा के काबिल है, गवाह भी सजा के काबिल है, वकील को भी सजा दे दी जाती है तो इन्हें अदालत में, तो फिर कोई मुकद्दस गाय कैसे बाकी रहे? बाकी नहीं होना चाहिए, सबका एहतसाब हो, तभी इस निजाम का बोलबाला होता है। या खुद एहतसाबी हो, और खुद एहतसाबी भी बहुत अच्छी बात है, जो इंटरनल एहतसाब है वो होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरी बात जो उसने की वो बहुत जबरदस्त बात है जी। वो कहते हैं, ये अफजल गुरु का तो मैं दोहरा देता हूं, लोगों को मालूम वैसे ही कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर हमले का उसके ऊपर इल्जाम था, एविडेंस कोई नहीं थी, मौके से वो पकड़ा भी नहीं गया था, उसको कनेक्ट भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के जरिए से सही तरीके से नहीं किया जा सका, कुछ साबित नहीं हुआ था। चिदंबरम साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं और बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, इन्होंने क्या कहा तालिब इल्मों के बारे में? उन्होंने कहा कि तालिब इल्मी एक ऐसा जमाना होता है, बचपन ऐसा होता है, ऐसा लड़कपन होता है जिसमें गलती की गुंजाइश होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी तालिब इल्म को मफरूर करार देना, इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात रियासत के किसी हुक्मरान के लिए नहीं हो सकती। जाहिर है उनका मुखातिब मोदी थे और उनका मुखातिब हिंदुस्तान का अंदर जो इंतजाम है वो था। फिर उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया, उन्होंने कहा कि गद्दारी के मुकदमे में तालिब इल्मों को चालान करना ये भी गलत है। ये चार बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब चलिए, जो आप कह रही थी कि मगरबी बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 30%, मशरकी पाकिस्तान में मुसलमानों की आबादी थी 70% से भी ज्यादा, लेकिन यहां 30% है। और यहां पे पूरे हिंदुस्तान में ये वो इलाका है जहां जो पर कैपिटा इनकम यानी माहाना इनकम या रोजाना इनकम या सालाना आमदनी वो सबसे कम जिस तबके की है वो मुस्लिम अकलियत है। एक दूसरा, वहां से स्कूल गायब किए गए स्कीम के तहत, और स्कूल मौजूद नहीं है जिस इलाके में मुसलमान ज्यादा तादाद में बसते हैं। दो, और फिर तीसरा, वहां से हॉस्पिटल हटाए गए ताकि वो लोग इन बुनियादी सहूलतों से भी महरूम हो जाएं। तीन, और चौथा सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार के मौके वहां पे कोई नहीं है। और पांचवा, अभी जब क्रिकेट की बात हो रही थी तो वहां के जो वजीर आला थे वो बोल पड़े, कहते हैं कि यहां मुसलमानों की खासी आबादी है, मैं क्रिकेट मैच यहां पे नहीं होने देता। अब आप जरा देख लीजिएगा, ये जो बंगाल है इसकी किस्मत भी उस दूसरे बंगाल की तरह जो मशरकी बंगाल था। आज लोग कहते हैं जी कि वहां जो ग्रामीण बैंक ने बड़ी तरक्की कर ली है, लोग कहते हैं जी कि वहां बड़ी जमहूरियत हो गई है जिसमें लोगों को फांसियां दी जाती हैं और एक ही आदमी है और एक ही तबका है और एक ही खातून है जिसको मुसल्लत हमेशा पे रखा जाता है लोगों के ऊपर, और लोग मर रहे हैं, वहां पे भूख बढ़ रही है, सिर्फ एक साइड दिखाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में से अगर आप देखें ना
जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स को या मजामीन को या लिखने वालों को जो बैनुल अक़वामी अवार्ड मिलते हैं ना पाकिस्तान में से, 99.99% जरा गौर से देखिएगा, वो पाकिस्तान के अंदर से कोई ना कोई नेगेटिविटी तलाश करके उसके ऊपर। हो सकता है बहुत अच्छी फिल्म बने, हो सकता है, यस बिल्कुल यस। मैं एक दफा कुछ वजीर गए थे अमेरिका, मैं आपको वाकया सुनाता हूं। और अमेरिका में उन्होंने कोई ऐसी उनकी वीडियो बन गई जिसमें कोई नोट शोट उछल रहे थे और कुछ और लोग भी उछल रहे थे, तो वहां के एम्बेसी ने यह कहा कि किसी मिनिस्टर को भेजें जो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग के लिए आए। मैं वहां रहा और एक एक दिन में 7-7 जगह से बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक्स के अंदर भी मैंने खिताब किया। तो एक थिंक टैंक के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनमें जर्नलिस्ट ज्यादा थे, और जर्नलिस्ट जो अमेरिकन थे वो भी इंसिडेंटली ज्यू थे, और कुछ इजराइल से आए हुए थे किसी दौरे के ऊपर, उनको भी लाके बिठाया गया 7-8, वो भी ज्यू थे। उन्होंने जो पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, मैंने उसके जवाब में जो कहा, लोगों को मजा नहीं आएगा अगर मैंने अंग्रेजी में वो बताया, मैं आपको उर्दू में बता देता हूं। मैंने उनको कहा कि व्हाट डू यू, मैंने कहा समझते क्या हो कि मैं किसी गार में पैदा हुआ हूं? क्या समझते हो कि किसी परिंदे के घोंसले में मेरी परवरिश हुई है? तुम क्या समझते हो कि पाकिस्तान में स्कूल नहीं है? एक बड़ी मशहूर खातून जिसको बड़ा इनामो इकराम से नवाजा गया मगरबी दुनिया में, उनका मैंने बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू सुना। इंटरव्यू इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, मैं किसी का ट्रायल नहीं कर रहा यहाँ मीडिया, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप वो इंटरव्यू देखें, आपको मजा आ जाएगा। तो उस खातून ने कहा कि थैंक्स गॉड, अल्लाह का शुक्र है, जब से मैं बरतानिया आई हूं मैंने कॉपी देखी है, मैंने पेंसिल देखी है, मैंने बच्चे स्कूल जाते देखे। यार को खुदा का खौफ करो, इस धरती पे रहम करो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, इस सरजमीन पे रहम कर दो। अब जो मैंने आपसे कहा था, वो साहिर लुधियानवी, बंगाल का जो मातम उसने किया वो कमाल किया। उसने कहा कि जहाने कोहना के मफलूज फलसफा दानो निजामे नौ के तकाजे सवाल करते हैं, 50 लाख फसुर्दा घड़े सड़े गले ढांचे निजामे जर के खिलाफ एहतजाज करते हैं, और मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। जो असल थीम है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर दो बरादरियां बन गई हैं, एक इस्तेसाल करने वाले हैं, एक वो हैं जिनके साथ ज्यादती होती है। एक सरमायादार है, वो दूसरा सरमाए से महरूम शख्स है और सहूलतों से महरूम शख्स हो गया है। और खास तौर पे एशिया में स्टाइल हो गया गवर्नेंस का और सियासत का, और किसी हद तक मैं गिला करूंगा रियासत का भी, इसलिए कि रियासत के मैनेजर्स सियासत वाले ही हो सकते हैं ना। स्टाइल ये हो गया है कि जितने भी वसाइल हैं उनके ऊपर कब्जा रखो, अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोजेक्ट बनाओ, अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें से कमाओ। पाकिस्तान को या बंगाल हो तो उसको चरागाह समझो और ये पैसे बाहर लेके जाओ। दुनिया में किस तरह के ताने देती है। काश हम इतने आजाद होते कि आपको दिखा सकते, बता सकते कि दुनिया हमारे बारे में बोलती क्या है और लिखती क्या है। जब हम ऐसी हरकतें करने के बाद हम जाते हैं, और वो इसलिए बोलती और लिखती और कहती है हमें कि हमारे पैसे पाकिस्तान में नहीं है, उनको पता है किसके कितनी जायदादें उन मुल्कों में। और डॉक्टर साहब, और वैसे भी उनको शय भी इसलिए भी मिल जाती होगी कि जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि हम खुद ऐसी चीजें पोर्ट्रे करते हैं, हम खुद ऐसी चीजें बाहर जाके बताते हैं, खुद ऐसी चीजों पे जाके अवार्ड वसूल करते हैं जो पाकिस्तान की नेगेटिविटी को आगे पोर्ट्रे करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक, इख्तिलाफी नोट में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू इख्तिलाफी नोट। नाज़रीन, हमारा सेगमेंट है क्या हुआ तेरा वादा, और आपको भी बताते चलें कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम जो सिलसिला है वो बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी इस मौजूदा हुकूमत का बड़ा भारी मैंडेट था और बहुत ज़्यादा वादे वहाँ पर किए थे मौजूदा हुकूमत की जानिब से। वो वादे कितने पूरे हुए और वो वादे क्या थे, वो एक बार आपको सुनवा देते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के दिलों के साथ धड़कता है। ये नौजवान नस्ल को खुश होना चाहिए, इनको अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आना चाहिए, इसकी तरफ हमारी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए। कहां कहां जो है वो हमारे यहाँ पे कैंपस बने यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे कौन कौन से अस्पताल बने, कॉलेज बने, स्कर्दू और फिर गिलगित की हवाई सर्विस के अंदर मजीद जो है वो जहाज दिए जाएं, फ्लाइट्स बढ़ाई जाए। यहाँ पे ये पंखों वाले जहाज
उतर सकते हैं, यहाँ जेट उतरना चाहिए। इस एयरपोर्ट को या इसको बड़ा किया जाए, या फिर अगर इसमें गुंजाइश नहीं है तो फिर दूसरा कोई एयरपोर्ट बनाया जाए। इस स्कर्दू से भी ये डायरेक्ट फ्लाइट्स आनी जानी चाहिए, जो PIA की भी हों और दूसरी एयरलाइन की भी हों। जहां कराकोरम यूनिवर्सिटी है वहां पे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। 40 अरब के मंसूबे पाकिस्तान में भी नहीं बनते, 40 अरब के मंसूबे पाकिस्तान में भी नहीं बनते। 40 अरब क्या यार, 140 भी हो तो आप पे कुर्बान है। एक वक्त आएगा कि रेलवे की सर्विस भी शुरू की जाएगी। रेलवे की सर्विस जो है वो खुंजराब से गिलगित तक नहीं, खुंजराब से इंशाल्लाह वो इस्लामाबाद तक। ये बड़े बड़े मंसूबे हैं जिन पे मेरी नजर है, ताकि आपको खुशहाली मुयस्सर आ सके, यहां पर गुर्बत का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो। हुकूमत को भी उतना ही फिक्र आपके लिए करना चाहिए, और मुझे आपके लिए उतना फिक्र है। हर साल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत कर्जे दिए जाएंगे, 20-20 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे पानी का बहरान गिलगित के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान से बिजली की जो कमी है उसको हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे। और आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ मुझे जो है वो आने का, हर थोड़ी दिनों के बाद आने का मौका फराहम करता रहे, ताकि मैं आता रहूं, इन मंसूबों को खुद देखता रहूं आके। नवाज शरीफ ने वादा किधर किया? 10वीं अगस्त वादी। क्या हुआ है तुम्हारा वादा? क्या हुआ तेरा वादा? नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपने देखा वो वादे जो गिलगित बल्तिस्तान में किए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। डॉक्टर साहब, ये इतने ज़्यादा वादे उस अवाम से तो कर लिए, इतना मैंडेट भी वहाँ पर लिया और हुकूमत बताई, कहाँ गए ये वादे? इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक वहाँ के शहरी कि उनको ये सहूलतें मैसर हों। देखिए, मेरा ख्याल है कि आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर थी जी, उसके 3 हिस्से हैं जी। पहला जो हिस्सा है वो वीकेंड एंटरटेनमेंट में शामिल हो सकता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो खुद भी उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, साथ नहीं दे रही थी जब वो वादे कर रहे थे, और उन्होंने बाकायदा दिमाग पे और सर पे जोर डाल के वादे याद किए। दूसरा जो हिस्सा है उनका, वो कहते हैं जी कि मैं बिल्कुल गलत बयानी नहीं करता, और मुझे पूरा यकीन है वो गलत बयानी नहीं करते, उनका बयान गलत हो जाता है, ये दूसरी बात है। उन्होंने कहा था जी कि मैं खुद इन मंसूबों की निगरानी करूंगा। अब सूरत हाल ये है कि हम कुछ कर रहे हैं, काम आपकी टीम कर रही है, उस पर भी हम आएंगे कि जो उन्होंने वज़ीर आला वहाँ पे बनाया उसको पाकिस्तान से शिकायतें हैं। वो पाकिस्तान के अंदर भी जब तशरीफ़ लाते हैं दौरे पे, अक्सर तो वहाँ के वज़ीर आला चला इधर ही रहते हैं ना जी, वहाँ लोगों पे जाएंगे तो लोग उनको पकड़ के पूछेंगे तुमने किया क्या है। तो ये वादे भी इतने हैं। मसलन गिलगित के नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। वज़ीर आज़म तजवीज़ नहीं दे सकता, वज़ीर आज़म ऑर्डर कर सकता है, वज़ीर आज़म मुतालबा नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म इम्प्लीमेंट कर सकता है। गिलगित के नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए क्या हुआ, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या गिलगित में यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस बन गए, और जो उन्होंने कहा कि मैं एक नई यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, उसका यकीनन अब तो इफ्तिताह होने वाला होगा, साल होने वाला है, वहाँ की गवर्नमेंट जो इनकी थी उसको जी। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात ये की, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को खुंजराब के जरिए, ट्रेन के जरिए से, मेरे ख्याल में कोई उड़न खटोला तो आपने सुना होगा, ये उड़ने वाली ट्रेन भी है ऐसी, जो कराक्रम रेंज के अंदर से गुजरती हुई और फर्राटे भरती हुई चली जाएगी। अब वादा करते हुए सोच रहे हैं क्या जरूरत है जी, वादे वादे होते हैं, उनको पता है पूरे करने के लिए नहीं होते। फिर उन्होंने ये कहा कि जहां पे जेट उतरना चाहिए, वज़ीर आज़म जिसमें सफर करते हैं, एक नहीं एक से ज्यादा जेट ही होते हैं जिनके अंदर वो जाते हैं अपनी टीम के साथ, और फिर उनके पास होते हैं हेलीपैड्स भी, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं। तो क्या 2 तरह से ये वादे थे। जो एविएशन का था वादा वो ये था कि एक तो ये कि एयरपोर्ट बड़े कर दो और यहाँ पे जेट उतरें। किसी जमाने में 737 भी जाके उतरा करते थे 1-2 एयरपोर्ट्स पे गिलगित में, और क्या जेट उतरे, ये बात भी जाहिर है गिलगित वालों को भी पूछना चाहिए, अस्तोर वालों को भी पूछना चाहिए, द्यामर वालों को भी पूछना चाहिए, चिलास वालों को भी पूछना होगा डेफिनेटली। और फिर उसके साथ उन्होंने कहा जी कि डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन हम शुरू करते हैं, पंखे वाले जहाज, पंखा पता नहीं इनको भी याद आ गया। आपको याद है जब पिछली गवर्नमेंट की बिजली याद दिलानी होती थी तो वज़ीर आला साहब पंखा लेके बैठ जाते थे, जाके सीधे इकबाल पार्क में, मिंटो पार्क में, जगह जगह बैठते थे। आज पता नहीं वो पंखा कहाँ है, उसको भी किसी म्यूजियम में उन्होंने जमा करा दिया है। आज हम किसी दिन अपने सेगमेंट तलाशे गुमशुदा में हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक है, उसमें भी कुछ जिक्र उसका आ जाएगा। फिर क्या गिलगित में खुशहाली आएगी? ले आए ना खुशहाली, आपको पहली दफा वहां पे मौका नहीं मिला, आपके पास तीसरी दफा वज़ारत उज़्मा, ये ले आइए। और फिर कहा जी कि नौजवान
उनको हम कर्जा देंगे और कर्जे के जरिए से उनकी तकदीर बदल दी जाएगी। कितने गिलगित के नौजवानों को कर्जा मिला यूथ लोन स्कीम वाले, वो हमें जरा लिस्ट भेज दें ताकि हम देख सकें। आपकी हम तारीफ करना चाहते हैं, आपको शाबाश देने का कोई मौका हम जाया नहीं करेंगे। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा था कि यहां पे रोजगार मिलेगा। आप बताइए कि कितना आपने कोटा रखा है। वहां पे एक ऐसा इलाका है जिसके अंदर पूरा सेटअप दिया, ये पिछली जो नालायक गवर्नमेंट थी उसने सेटअप दिया था, और पिछली नालायक गवर्नमेंट ने वहां पे एक गवर्नमेंट दे दी गिलगित बल्तिस्तान में जो कभी भी नहीं थी। और अब आप लायक आ गए, अब आप तो डिलीवरर हैं जी। आप कहते हैं जी वो पिछली गवर्नमेंट ने बड़ी गड़बड़ कर दिया, आप जरा उस गड़बड़ को ठीक कर दीजिएगा। अब आप ये बताइएगा कि कितने नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपने गिलगित बल्तिस्तान का किस महकमे में कोटा रखा है। आप सीडीए से हम शुरू कर दें, वफाकी महकमे वापडा में कितने लोग आपने भर्ती किए वो भी पूछा जा सकता है आपसे ही। वजारत तिजारत, वजारत पैदावार में कितने, वजारत दाखिला, वजारत खारजा में कितने आपने लोग भर्ती किए। बाकी अगर सारा कुछ छोड़ दिया जाए तो एक सवाल तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जरूर पूछा जा सकता है, और वो ये है कि जो उनकी मिनिस्ट्री है सैफरॉन, उसमें आपने गिलगित बल्तिस्तान के कितने लोगों को अपने दौर में बाइज्जत रोजगार दिया। और फिर पाकिस्तान के अंदर इस गरीब इलाके को जेल करने के लिए अगले हफ्ते हम फाटा पे एक इन डेप्थ बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। फाटा के दोस्त देखने के लिए तैयार रहें। और हमें पूरा दर्द है, इसलिए कि यह दर्द आइन में लिखा हुआ है कि जो आपके पसमानदा इलाके हैं उनके लिए बाकायदा जो आपके कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, उनके अंदर सीटें हैं, और गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी सीटें हैं, उस पर भी लोग आते हैं। आप उसको कब तक मोहताज बना के इस इलाके को रखना चाहते हैं जो पाकिस्तान का गरीब इलाका है। और जो पाकिस्तान के अमीर इलाके हैं वहां तो उड़ने वाली ट्रेनें पहले ही आप बना रहे हैं, वहां उड़ने वाली बसें भी आपने बना दी हैं, नीचे से बंदे गुजर रहे होते हैं, शू करके ऊपर से चीजें गुजर जाती हैं। लेकिन ये जो उनका बजट है वो उनके ऊपर से शू करके ना गुजरे ना, उसको आप लैंड करवाएं। आपने कहा कि 40 अरब, आखिरी बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे, गिलगित, मैं तो उस जमाने से गिलगित जा रहा हूं, अभी भी कुछ अरसा पहले हवालदार लालक जान के मजार पे फातिहा करके आया हूं। और गिलगित और यासीन एक इलाका है, वहां मैं उस वक्त गया जहां पे जीप इस तरह से वहां पे चलती थी जिस तरह को मुर्गा चल रहा हो बिजली की तार के ऊपर, और अल्लाह के आसरे पे ही लोग जाते थे। ये कम्युनिकेशन का वहां पे हाल है। आपने कहा 40 अरब पाकिस्तान में भी नहीं लगते, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये दावे से कहने लगा हूं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो पैसे मौजूद हैं उसमें से 40% भी पाकिस्तान के अंदर खर्च हो तो पाकिस्तान में से गुर्बत दूर हो जाएगी। पाकिस्तान में लोग बरसर इख्तिदार आ जाएंगे। पाकिस्तान में कोई अंडर डेवलप्ड, अंडर प्रिविलेज ना तबका रहेगा और ना ही कोई इलाका रहेगा। मैं वजीर आजम की बात से इत्तेफाक करता हूं कि 40 अरब भी खर्च नहीं होते। अल्ले तल्ले में, अयाशी में, आने जाने में, बाकी जो गवर्नमेंट है खुद भी तो कुर्बान जाने की बात की ना डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा कि आपके लिए तो मैं खुद भी कुर्बान जा सकता हूं। नहीं, मेरे ख्याल में गिलगित वाले बड़े पुरअमन लोग हैं, उनको इतनी बड़ी डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेक है। उनके लिए सिर्फ बजट कुर्बान कर दें, 40 अरब इस साल दे दें उनको। बिल्कुल डॉक्टर 40 साल दे दें उनको, जो आपने कहा था इस साल 40 अरब दूंगा वो दे दें, वही दे दिया जाए। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है हमें एक प्रोग्राम में, नाज़रीन ब्रेक पर से वापस आने के बाद प्रोग्राम जारी है, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू इख्तिलाफी नोट, डॉक्टर बाबर रावान के साथ। डॉक्टर साहब, हमारा सेगमेंट है तलाशी गुमशुदा, और आज इख्तिलाफी नोट के नाम बहुत अहम पैगाम भेजा है एथेंस में पढ़ने पाकिस्तानियों ने, वो क्या पैगाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है, और मैं तवज्जो चाहता हूँ अगर कोई इस मुल्क में फॉरेन मिनिस्टर है या उसका कोई रेप्लिका है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या अगर कोई फॉरेन मिनिस्ट्री का आदमी इस वक्त जाग रहा है तो वो फॉरेन एथेंस में जो हमारी एम्बेसी है उससे रब्ता करे। एक जजीरे पे पाकिस्तानी यूनान के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी आइडेंटिटी और उनके पासपोर्ट्स का मसला है। जब उन्होंने रब्ता किया हमसे तो 2 शिकायतें की हैं। एक तो ये है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं देता और वो इस कदर सुस्त हैं, यूं लगता है कि जिस तरह हमने ऐसे अड्डे पे फ़ोन कर दिया जहाँ कोई अफीम खा के लोग या कोई भंग पी के लोग बैठे हुए हैं। ये बड़ी दिलखराश बात है। फौरी तौर पे जो तवज्जो दें, पाकिस्तान का जो शख्स परदेसी हो गया, गरीबुल दियार हो गया, गरीबुल वतन हो गया, शनाख्त से महरूम हो गया, अगर पाकिस्तानी है तो उसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। दूसरा, उन्होंने ये शिकायत की है कि जिन लोगों के केसेस को सफारत खाने ने मुश्किलें तमाम और बहुत बाद अज खराबी बसियार जिसको कहते हैं कि सारी ख्वारी उनको करवाने के बाद जिनके केसेस उन्होंने टेकअप भी किए हैं, वो इस सुस्ती के साथ उनके ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं
जाहिर है ये लोग जहां पे फंसे हुए हैं वो एक तरह से वहां पे कैद हैं, और कैदियों के साथ रहम से पेश आने और उनकी मदद करने का हुक्म तो अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी हजार जाने कुर्बान आपने भी दे रखा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा सेगमेंट है ट्वीट्स और आवाम की आवाज में। आज क्या ट्वीट्स हैं आपके पास, क्या कहती हैं ये? Sure, madam. We'll start with Malik Babar. ये कहते हैं कि increasing prices in the medicine is not affordable for the poor people. कि दवाइयों की कीमतें आसमान पे चली गई और गरीब लोग इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। Medicine cost 15 rupees and at the end patient buy it for 250 rupees. कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जिसकी असली कीमत 15 रुपये है दवाई की, वो मरीज के पास पहुंचती है तो 250 रुपये की हो चुकी होती है। ड्रैप इस पे जागे, वजारत सेहत जागे और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें जागें चारों। काशिफ चौहान साहब एहतसाब के हवाले से बड़े नाउमीद है, कहते हैं सर एहतसाब ना कल हुआ था ना आज होना है, उम्मीद है इन हुक्मरानों का हिसाब सिर्फ अल्लाह ताला ही करेंगे। फैज ने कहा था काशिफ चौहान साहब के जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं हिसाब व किताब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे यौमे हिसाब। हम नहीं समझते कि इंशाल्लाह इससे बात आगे जाएगी, वक्त बदलेगा ज़रूर। आप जारी रखिए अपनी जिद्दोजहद, आवाज़ उठाते रहिए। हैदर खान कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन नेशनल असेंबली हैव एन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। कहते हैं कि ज़राअत पेशा लोग बैठे हुए हैं कौमी असेंबली में, बट नोबडी हैज़ एवर रेज्ड हिज वॉइस फॉर द फार्मर। वाई? लेकिन ये लोग अपने किसानों के लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद करते? भाई कभी वजीर आजम आए तो देखा करो, या वजीर दाखिला, इनके हाथों में अर्जियां होती हैं जिसमें बांजे, भतीजे, रिश्तेदार परमिट, लाइसेंस और नौकरियां अपनों के लिए लेते हैं। ये जिस दिन निज़ाम बदलेगा, तरक्याती फंड की बजाय इनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन होगा, तब आपके काम सारे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फार्मर्स पाकिस्तान की मैशत की असल रीढ़ की हड्डी है, हम उनके साथ खड़े हैं। जब भी आपका मसला होगा, हम पहले भी बोले आइंदा भी बोलेंगे। अफसर अली साहब कहते हैं मैनी ऑफ डॉक्टर्स आर वर्किंग इन ग्रेड 17 फ्रॉम द लास्ट 20 और मोर ईयर्स। ये पहले भी हमने मसला उठाया था जी कि डॉक्टर्स को ग्रेड 17 के बाद 18, 19, 20 नहीं मिल रहा, इनको 22 तक जाना चाहिए। मारिया मलिक हैं, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। ये कहती हैं सर मारिया मलिक, सर प्लीज रेज द इश्यू ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी का मसला उठाइए। ये यंग खातून ने ये कहा है, और साथ कहती हैं एंड थैंक यू फॉर बीइंग द ओनली ट्रू वॉइस ऑफ द पुअर, कि गरीबों की अकेली आवाज आप उठाते हैं। हम और आप सारे इकट्ठे हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसके वसाइल पे हमारा हिस्सा है, इसलिए हम अकेले बिल्कुल भी नहीं है। ना कभी तनाई का आप एहसास करें मेरी कौम के लोग, और ना कभी हम करते हैं तनाई का एहसास। जब हम बोल रहे होते हैं तो आपके लिए बोल रहे होते हैं, और आप जब बोलते हैं तो मेरे लिए बोलते हैं। खान जी कहते हैं सर काइंडली आर मोस्ट इशू इज करप्शन। इनके ख्याल में करप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के अंदर। मोहम्मद काशिफ सर कहते हैं कि कर्क में कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं। ये ज़िला है जी केपीके का, केपीके की गवर्नमेंट सुने और साथ मिनरल डिपार्टमेंट भी वहाँ का सुने, और जो हमारी पेट्रोलियम वगैरह की मिनिस्ट्री है वो भी सुने। उसकी मद में रॉयल्टी फंड आते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये आम सवाल है जी, हुकूमत जवाब दे इसका कि कहाँ पे, दोनों हुकूमतें जवाब दें, जो कर्क के फंड्स हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। यहाँ होने चाहिए, वैसे जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का फार्मूला है उसके मुताबिक यहीं पे खर्च होने चाहिए। हम आपके साथ हैं काशिफ। इसरार अहमद साहब कहते हैं स्पेशली रिक्वेस्ट टू रेज फाटा इश्यू इन योर प्रोग्राम। फाटा आपकी ये जो ईमेल है जी और ट्वीट है जो ये मिलने से बिल्कुल पहले डॉक्टर साहब ये वो ट्वीट्स हैं और बिल्कुल ये वो आवाम की आवाज है जो हम तय किया हुआ है कि करेंगे फाटा पे। बिल्कुल, और हमारी पूरी कोशिश है खलूस नीयत के साथ हम ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि आवाम की सुनी जाए, और आइंदा भी आपकी ट्वीट्स जो है हम प्रोग्राम्स में शामिल करते रहेंगे। इख्तिलाफी नोट से फरवत मलिक को इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर साहब आज शायर अवाम हबीब जालिब का 88वां यौम पैदाइश है। जालिब शायर मजदूर थे, मगर आज अवाम और मजदूर का मजाक उड़ाने वाले उनकी शायरी को भी बदनाम कर रहे हैं। आज आपकी आवाज़ अवाम के नाम है, लेकिन आज आप हबीब जालिब का कोई कलाम सुनाएं। आज शायरे अवाम की एक नज़्म है दस्तूर, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जब मतलब परस्त सियासतदानों को ड्रामा करने के लिए ये दस्तूर
चाहिए हो तो उसे ज़रूर पढ़ते हैं और इक़्तिदार में आके उसे भूल जाते हैं और कभी नाम नहीं लेते फिर इसका। और एक फ़र्क और है, जब शायर अवाम ने यह नज़्म पढ़ी थी मरी में, तो वहाँ से सीधे अडयाला जेल गए थे। ये नज़में पढ़ के अपने महल्लात में चले जाते हैं और महल्लात के बारे में हबीब जालिब ने कहा, दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूं कैद व अगियार से, मैं भी मंसूर हूं कैद व अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता। मैं फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो, फूल शाखों पे खिलने लगे, तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे, तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे, तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता। मैं, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पे चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर मैं तुम्हें, चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चारागर, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता। मैं दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।